नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। पूरे देश में इस समय एक ऐसा विषय तूफान मचाए हुए है और उसको मचाना भी चाहिए, जिसको लेकर के और सब अपने अपने तरीके से कुछ कयास भी लगा रहे हैं, तो कुछ सोच भी रहे हैं कि इसमें आखिर होना क्या है और होगा क्या। ऐसी स्थितियों में मुझे लगा कि इस विषय पर भी मैं आपसे बात करूं और अपने विचार तो कम से कम रख ही दूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे जागृत लोग मुझसे ज़्यादा इसमें और चिंतित भी होंगे और कुछ निर्णय तक भी पहुंचे होंगे। वक्फ संशोधन बिल इस समय संसद और संसद के बाद में जेपीसी पे पहुंच गया। जो अभी संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य और इन सबको मिलाकर के जो एक संसदीय समिति बनी है, उसके पास में अभी ये बिल पहुंचा है। ये जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ ट्रिब्यूनल है या वक्फ के जो अधिनियम है, ये लगभग मैं सोचता हूँ कि शायद 100 साल से ये कहीं न कहीं भारतवर्ष में अंग्रेज़ों की लगाई हुई आग है, जो यहाँ तक अभी पहुँची है। अंग्रेज़ों ने ये 1923 में एक बार प्रयास किया था और उस समय इस बिल का जो समग्रतः ईसाइयों, हिंदुओं और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए सबको लेकर के एक बिल ऐसा लेकर के आए थे, लेकिन उस समय ईसाइयों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और बाद में कई अंग्रेज़ों ने इसमें पीछे कदम हटाए और कुछ दूसरे रूप में लेकर के और हिंदुओं पर कुछ थोप करके और वो इससे अलग हट गए थे। ये एक विषय है आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद में भाई जब आज़ादी मिली तो जहाँ मुस्लिम बंधु ज़्यादा थे वहाँ उन्होंने पाकिस्तान तो ले लिया। जब पाकिस्तान ले ही लिया तो फिर अलग से और चिंता करके और यहाँ और संपत्ति, भूमि, ये सब प्राप्त करने का जो तरीके अपनाए गए और उसी के तहत एक प्रेशर बनाया गया, मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर बनाया गया। और 1954 में, क्योंकि ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो उसमें वक्फ संशोधन बिल, ये वो अधिनियम वगैरह कुछ भी नहीं था। इसलिए बाबा साहब के ओट में तो ये कुछ बोल सकते नहीं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि इस देश में आगे चल के और कौन सी नीतियाँ, कौन सी कुनीतियाँ तकलीफ देने वाली है। इसलिए ये बाद में 1954 में तथाकथित नेहरू सरकार के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा ये संसद में पारित किया गया और ये 1954 से पहली बार वक्फ अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद में फिर चलता रहा, ना कुछ किसी ने ध्यान दिया, क्योंकि ये तो संघ जो एक उस समय शक्तिमान था, उनको तो प्रतिबंध लगा करके और पहले ही उन्होंने कटघरे में खड़ा करके और ऐसी स्थितियां बना दी थी कि देश के बहुत सारी परेशानियों का कारण कहीं वो रहा। महात्मा गांधी की जो निर्दयतापूर्वक जो उनका हत्या हुई, उसको लेकर के भी संघ पर दोषारोपण किया। संघ फिर बेदाग निकला। एक लंबी वो एक लड़ाई और उसका जो परिणाम वो भी निकला और संघ उसमें बेदाग होकर निकला। लेकिन इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू को जो कुछ करना था देश में, उस चुप्पी के दौरान, उस मौन के दौरान और कर गुजरे। उसी में एक ये 1954 में जो वक्फ संशोधन, वक्फ बिल लेकर के आए। संशोधन तो हुआ ही नहीं था। संशोधन तो फिर उसके बाद में उसमें 1995 में पहली बार जब नरसिंह राव की सरकार थी तो उसमें उन्होंने उसको ताकतवर बनाया गया। पहली बार नेहरू जी के बाद में 1954 का और 1995 का, हाँ आप देखिए, लगभग 40-41 वर्ष के पश्चात फिर से उसको वापस, जब भी कांग्रेस शक्तिमान होती है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ जाती है। और उसी दौरान ये 1995 में इसमें संशोधन लाया गया और उसको शक्तिशाली बनाया गया। तब भी लोगों ने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। सबसे बुरी बात यह कि हिंदू समाज तो कुंभकर्ण से उसने एक ही चीज़ ली,
निद्रा कैसे प्राप्त की जाए, कैसे आनंद पूर्वक सोया जाए, ये हिंदू समाज जानता है। तो उन्होंने तब भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत जैसे कबीर ने कहा कि मैं बपूरा, वो अपने तरीके से फिर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो जो हम आप सरीके कबीर के वंशज है, वो चिंतित होते रहे कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल गलत है, लेकिन वो उस समय कर गुजरे और वो हो गया। उसके बाद में 2013 में जब जाति जाति बेला आई, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार की बिल्कुल आखिरी घड़ियां थी और उनको भी लग गया था कि अब हम जाने वाले हैं, जाते जाते एक बार पुनः ये वक्फ संशोधन बिल वो लेकर के आए और उसको इतना तगड़ा बना दिया, ऐसा शक्तिवान बना दिया कि देश के संविधान से ऊपर कर दिया। देश के संविधान से ऊपर करने का शब्द मैं यूं नहीं बोल रहा हूं। संविधान के ऊपर कहने का मतलब ये, संविधान के ऊपर होने का मतलब ये कि किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में, किसी भी कोर्ट में वक्फ द्वारा जो कह दिया जाएगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ को इतनी शक्तियां दे दी गई, वक्फ ने अगर कह दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि फलानी फलानी ये संपत्ति हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, तो फिर ये वक्फ को ये सिद्ध नहीं करना है कि ये उसकी है, बल्कि ये सिद्ध उसको करना है जिसकी संपत्ति पर वो दावा ठोक दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर कह देगा, आज वो कह दे कि ये फलाना फलाना ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा है, या उसका दिमाग फिर जाए और वो पता नहीं क्या क्या कह दे, ये समुद्र मेरा है, ये पहाड़ मेरा है, ये फलाना मंदिर मेरा है। वो नहीं, दक्षिण भारत में तो एक 1500 वर्ष पुराना एक गांव था जहां एक मुस्लिम परिवार नहीं था। उस गांव में वक्फ ने कह दिया, वो लगा दिया अपने बोर्ड के, ये पूरा गांव और गांव की सारी भूमि वक्फ की संपत्ति है, ये लो साहब, क्योंकि उनको इतने अधिकार दिए गए। 2013 का जो संशोधन करके और वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गई, उसके तहत उनके समझ में आ गया कि ये हमारे पास सब कुछ है। अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है, दमोह में हम देख रहे हैं, इसी प्रकार का एक केस आया कि उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, ये हमारा है। अब आपको सिद्ध करना है कि आपका नहीं है, वक्फ का नहीं है, बल्कि ये तो ये एक विचित्र स्थिति देश में पैदा हो गई और उसी को लेकर ये पूरी धमाचौकड़ी मची हुई है। वक्फ चाहे तो आपका घर, वक्फ चाहे वक्फ बोर्ड वाले तो मेरा घर, भले वो मेरी ज़मीन पर मैंने खरीद करके रजिस्ट्री करा करके और उसको बना करके रखा है, लेकिन आज वक्फ अगर मेरे को नोटिस भेज दे कि ये जो आप जिसमें मकान में रह रहे हो ये वक्फ की संपत्ति है, तो ये मुझे ही सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति। और कहाँ सिद्ध करना पड़ेगा? ये वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर के, अर्थात उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जो मुझे नोटिस भेजेंगे, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी संपत्ति है, इसको मैंने खरीदा है। और फिर वक्फ के ऊपर है, वो कह दे कि स्वीकार है तो ठीक, नहीं स्वीकार तो नहीं स्वीकार। उसके बाद में जाइए फिर आप, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो सामान्य जो आपके ट्रायल कोर्ट है उनमें इसकी सुनवाई ही नहीं होगी, अर्थात इसको लगभग संविधान से ऊपर का दर्जा दे दिया गया। तो उसी को लेके अभी मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की ये जो तीसरे टर्म पर सरकार आई है, उसने एक संशोधन बिल वो लेकर के आए हैं, संसद में रखा है और खूब हंगामा बरपा, और जिसमें हमारे असदुद्दीन भाई है, न जाने कितने कितने भाई है, कुछ भाई जान है, वो सब मिल करके, और उन्होंने कहा कि ये हम इसको पारित नहीं होने देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी पाकिस्तान की जितनी भूमि है, पूरी पाकिस्तान की जितनी ज़मीन है, उससे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड की भारत में है, जितना कि वो दावा कर रहा है। लगभग 9,40,000 एकड़ भूमि, 9,40,000 एकड़ भूमि भारतवर्ष में वक्फ की है। वो उस पर दावा कर रहा है इतना, और वो आए दिन दावा किए ही जा रहा है।
ये तो ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तान बाहर और एक पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान हमारे अंदर आ गया भारतवर्ष में। तो एक अजीब बेचैनी और अजीब चिंताजनक ये माहौल पूरा बना हुआ है। और उसको लेकर के और अभी मान के से चलिएगा, अभी जो हमारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसने उसने अभी 2022 में ये अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 7,85,934 चल अचल संपत्तियां अभी वक्फ बोर्ड के पास में है। कितनी, ये तो आगे पूरा सीन जो मैंने रखा आपके सामने, और चिंताजनक सीन है, बहुत चिंताजनक ये संकेत है। इस पर जागरूक होने की आवश्यकता है। फिर जब संसद में हंगामा हुआ भी, तो मोदी सरकार ने एक जॉइंट समिति बना दी, पार्लियामेंट्री समिति बना दी, जेपीसी बना दी, और उसमें आधे बंधु इनके, और उसके अध्यक्ष बनाए जगदम्बिका पाल जी को। वही जगदम्बिका पाल जो एक समय कांग्रेस में थे, और उन्होंने न जाने जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कल्याण सिंह जी के साथ साथ पैरेलल मुख्यमंत्री बनकर के और काम किया था और कितना तूफान मचाया था अपन जानते हैं। लेकिन शायद ये विषय अभी उसको उठाने का नहीं है। अब उनको लेकर के एक चिंता वाली बात दूसरी आ रही। जेपीसी बनी जो मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल 2013 है, वो 13 में 40 संशोधन अभी मोदी सरकार लेकर के आई, जिसके तहत जो वक्फ को असीमित शक्तियां दी गई, उनको कंट्रोल करना, कलेक्टर के निर्देशन में, कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में उनकी वापस पुनर्समीक्षा करना, उनकी जायज़ संपत्तियां कहाँ हैं कहाँ नहीं है, इसका पुनर्लेखन और पुनर्पंजीकरण, इस सब को करने का उसमें है। और जो हमने कह दिया वही हमारी संपत्ति, ये जो अधिकार दे दिया गया था, इसको वापस समाप्त करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उसमें महिलाओं का समावेश करना, मुस्लिम महिलाओं को इसमें वक्फ बोर्ड में शामिल करवाना, ऐसे उसको तर्क संगत बनाया गया है। उसको ऐसा भी नहीं कि उसको समाप्त करने की योजना मोदी सरकार की रही हो, उसको तर्क संगत बनाया, कानून सम्मत बनाया, ताकि कानून के से ऊपर जाकर के वक्फ बोर्ड न बन जाए। इसके तहत मोदी सरकार ने ये काम किया है। उसको लेकर के भी धमाल चल रहा है। अब चिंता वाली बात क्या है, मैं तो चूंकि प्रोफेसर के साथ में LLB किया हुआ भी हूँ, एक मेरे भीतर एक वकील भी जीवित है और मैंने कानून का अध्ययन किया है। इस दृष्टिकोण से मेरी चिंता का विषय दूसरा है। चिंता का विषय ये है कि मोदी सरकार ने जो अभी जेपीसी बनाई, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, अब उसमें उसका काम था कि ये जो 40 संशोधन रखे गए हैं, इनको लेकर के, और जो वक्फ संशोधन बिल 2013 है, उसको लेकर के इनके बीच में पक्ष विपक्ष की बातें सब ले ली जाए और उसको तार्किक करते हुए एक समाहार रूप में एक रिपोर्ट रख दी जाए, एक समीक्षा और एक निर्णय रख दिया जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आखिर वो सब मिलकर के फैसला करेंगे, बहुमत से फैसला होगा, जितने भी इनके 32-33 सदस्य हैं। तो अभी की स्थिति ये है कि एक नया काम जगदम्बिका पाल जी के ने कर दिया। उन्होंने रेलवे और अपने जो पशुपालन और बहुत सारे सिंचाई विभाग और उन विभागों के कई अधिकारियों को जेपीसी में बुलवा लिया, नोटिस भेज करके, और उनसे पूछा गया कि ये संपत्तियां क्या तुम्हारी है? आपको भैया सौंपा क्या था जगदम्बिका पाल जी, और आप करने क्या लग गए हो? आप तो पूरे डीरेल हो गए हो। आप सांसदों को, जिनको उसमें जेपीसी में बनाया गया था, उनके बीच में उन कानून को लेकर के तर्क वितर्क जो भी करके, प्रमाण सहित जो भी आपकी जो चर्चा है उसको लेकर के, और आपको रिपोर्ट रखना है। आप तो अधिकारियों को बुला करके, और जो वक्फ बोर्ड जो गलत रास्ता अपनाए हुए है, जो गलत काम कर रहा है, उसको तार्किक करवाने पर लग गए। और उन सारी संपत्तियों को प्रेशर्स पे, जो अभी जो पुरातात्विक कार्य जो देखते, पुरातात्विक संरक्षण वाले का जो विभाग है, उसमें भी आपने टांग लाना शुरू कर दिया। उनके अधिकारियों को बुला करके उन पर भी आपने दबाव डालना शुरू कर दिया। तो जगदम्बिका पाल जी, आपको काम क्या दिया था और आप करने क्या लग गए हो? मुझे लगता है कि पूरी जेपीसी डीरेल हो रही है। जेपीसी डीरेल इसलिए हो रही है कि जेपीसी का अध्यक्ष डीरेल हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, इसमें कानूनविद होना चाहिए।
इसलिए आज अरुण जेटली जी की याद आ रही है, इसलिए आज सुषमा स्वराज जी की याद आ रही है। वहां कोई कानून भी जेपीसी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, आपने एक नेताजी को बना के वहां छोड़ दिया। अब जगदम्बिका पाल जी क्या जाने कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन से कानून है और भारतीय संविधान में क्या क्या कानून है और कहां ये क्रॉस हो रहा है और क्या होना चाहिए। एक अजीब स्थिति जगदम्बिका पाल जी ने कर दिया। अब स्थिति ऐसी कि ये सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई। मोदी जी ने, मोदी सरकार के द्वारा वो बनाए हुए हैं। अब जो भी निकलेगा वहीं से अर्क निकल के आएगा, वहीं से सारांश निकल के आएगा। लेकिन चिंताजनक बात बहुत है, मुझे लगता है एक प्राध्यापक का दायित्व भी मेरे पास रहा है और लॉ पढ़ा हुआ हूँ, यद्यपि सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति है कि यदि जेपीसी को जो काम सौंपा था, अर्थात जगदम्बिका पाल जी को जो काम सौंपा था, उससे परे जाकर के और ही काम करना शुरू कर रहे हैं। अर्थात ये जो उसमें कुछ मुस्लिम सांसद हैं और कुछ विपक्ष के नेता हैं, उनके दबाव में आकर के वे काम कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो अन्यायपूर्ण कार्य को वैधानिक कार्य करवाने के दिखाने के दृष्टिकोण से जो योजनाएं जमाई गई या कुचक्र चला गया, वे उसके कहीं न कहीं सहभागी साथी या सहयोगी की भूमिका में आ रहे हैं। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। आपको जो जगदम्बिका पाल जी, जेपीसी को जो काम दिया गया है, वे अपने कार्य को करें। किसी अन्य विभाग के अन्य अधिकारियों को, शासकीय अधिकारियों को जेपीसी में इस तरह बुला करके और उन पर दबाव डाल करके उनसे विभिन्न उनकी जो जानकारियां हैं वो लिखित में लेकर के और उनको एक अभिलेखीकरण करने का कार्य जो आप कर रहे हैं, ये आपने रास्ता गलत चुना है। ये डीरेलिंग ऑफ दी जेपीसी है, जस्ट यू हैव बिकम डीरेल। तो इसमें सावधान होने की आवश्यकता है। और इस समय 10 सितंबर तक सबको अपने विचार भी भेजने हैं, अपने तर्क भी भेजने हैं। तो आज चूंकि 9 सितंबर है, मुझे लगता है कि एक इस वीडियो संदेश के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा मैं अपनी बात भी रख दूं और बाकी बंधुओं को भी आग्रह कर लूं कि अधिक से अधिक बंधु ये जो सोशल मीडिया में एक पूरा अभियान नहीं कहना चाहिए, सब चिंता कहनी चाहिए, वो चल रहा है। सब जब वहाँ जेपीसी तक अपने विचार मेल के माध्यम से पहुँचाएं। मेल की जो आईडी है वो आपको सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। आप सब जागरूक हैं, या आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आपसे भी निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि एक पाकिस्तान बाहर, उससे बड़ा पाकिस्तान भारतवर्ष के अंदर बनाने का जो कुचक्र है, इससे बाहर आने के लिए, बाहर लाने के लिए और देश को इस हिंदू समाज को चारों ओर से घेर करके, और हिंदू समाज नहीं पूरे भारतवर्ष को डीरेल करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए आप भी मेल भेजें, सूचना भेजें, संदेश भेजें और जागरूकता बरतें। बोलना सीखें, बोलिए। आप बोलेंगे तो बात बनेगी। भारत माता की जय।